Good morning, friends. My name is Ajay Kumar. I am working in Upper Krishna Division, Central Water Commission, Pune, as a Assistant Research Officer. I am working as a also Quality Manager of Level 2 Laboratory. Today we are going to learn monitoring and assessment of water qualities, parameters, and its protocol and standards. Now we are going to one by one. जैसा कि आपको पता है कि वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग जब भी आती है तो वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग में सबसे पहले मुझे ये ध्यान देनी होती है कि वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट हमारा क्या है। तो प्रोटोकॉल में जब भी हम ध्यान देते हैं तो फर्स्ट बात आती है कि उसका मॉनिटरिंग हम क्यों कर रहे हैं, हमारा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या रहेगा, वाटर क्वालिटी प्रोटोकॉल और इसके स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे उसके अनुसार में, एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग CWC कैसे करती है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है कि जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है तो हम स्वदेश सॉफ्टवेयर या सरफेस वाटर डाटा एंट्री सिस्टम या ई-स्विस का यूज कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले सभी को पता है कि हमारे जो अर्थ है, हमारा पृथ्वी का निर्माण, हमारा जीवन का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि एक कहावत बोला गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो सबसे पहले अर्थ है, मतलब मिट्टी, एयर वायु, वाटर, फायर और स्पेस, इस 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो अब आगे आते हैं कि वाटर का यूज किस किस फील्ड में होता है, आखिर वाटर हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों है। तो सबसे पहला आप सभी जान रहे हैं कि वाटर हम लोग सबसे पहले ड्रिंकिंग के पर्पस से यूज़ करते हैं और जितने भी हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसके लिए वाटर का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी हम इंडस्ट्रियल पर्पस में भी वाटर का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, फिश के लिए करते हैं या वाइल्ड लाइफ के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं, रिक्रिएशंस के लिए करते हैं। बहुत जगह वाटर का उपयोग जो है बोटिंग के लिए होता है, फिशिंग के लिए होता है और आजकल काफ़ी सारे वाटर पार्क भी खुल गए हैं तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी वाटर का प्रयोग किया जाता है। वाटर का प्रयोग और हम लोग बाथिंग के लिए करते हैं, स्विमिंग के लिए करते हैं और वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी हम लोग वाटर का ही प्रयोग करते हैं। तो इस ढंग से देखा जाए तो वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का एक बहुत ही मतलब मुख्य भाग आप इसको बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वाटर क्वालिटी के प्रोटोकॉल जानने से पहले CWC वाटर क्वालिटी में क्या करती है कि देखते हैं कि इंडिया में कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाटर क्वालिटी पे काम करती है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी वाटर क्वालिटी पे काम कर रही है, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड वाटर क्वालिटी पे काम कर रही है, नीरी काम कर रही है, ग्राउंड वाटर के लिए हमारा ग्राउंड वाटर बोर्ड काम कर रहा है, स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड काम कर रहा है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेज होते हैं, एकेडमिक या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो भी रेगुलर वाटर क्वालिटी पे अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और वाटर क्वालिटी पे वो भी काम कर रहे हैं। स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो भी वाटर क्वालिटी पे काम कर रहा है। स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है। इस ढंग से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो वाटर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और इसमें एक वाटर क्वालिटी पे हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन भी काम कर रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल वाटर कमीशन में वाटर क्वालिटी पे कितने टाइप्स के हमारे यहाँ लैब हैं, हर एक लैब में किस किस पैरामीटर को एनालाइज करते हैं, किस किस पैरामीटर एनालाइज करने के लिए सैम्पलिंग से लेके डाटा एक्सट्रैक्ट करने तक हम कौन कौन सा स्टेप लेते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो
सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहते हैं कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वाटर क्वालिटी है क्या। मोस्ट ऑफ द लोग समझते हैं कि वाटर क्वालिटी का मतलब है कि पानी पीने योग्य होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही सार रूप है। वाटर क्वालिटी का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग होता है। तो वाटर क्वालिटी का मतलब है कि कोई भी वाटर या कोई भी सैंपल्स जब मेरे पास कलेक्ट होके आता है, हम उसके पैरामीटर को एनालाइज करते हैं। पैरामीटर एनालाइज करने के बाद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, पैरामीटर एनालाइज कौन कौन सा करते हैं, उसके फिजिकल पैरामीटर एनालाइज करते हैं, केमिकल पैरामीटर एनालाइज करते हैं, बायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है वो भी एनालाइज करते हैं, और जो वैल्यू आती है, जो पैरामीटर की वैल्यू मतलब सोडियम का इतना, पोटेशियम का इतना, कार्बोनेट इतना, बाइकार्बोनेट इतना, सल्फेट इतना, वो जो वैल्यू पैरामीटर की आई उसका कंपैरिजन हम किसी भी स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। उस न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड किसी भी गाइडलाइन से जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो किसके लिए फिट है, आइदर ड्रिंकिंग के लिए फिट है, आइदर एग्रीकल्चर के लिए फिट है, आइदर बाथिंग के लिए फिश है, आइदर फिश कल्टीवेशन के लिए फिश है। ये जो कंपैरिजन है, तो वो क्वालिटी और इस क्वालिटी का कंपैरिजन दैट इज नॉन एज वाटर क्वालिटी। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वाटर क्वालिटी है क्या। आइए हम एक एक करके बढ़ते हैं फिर। तो जैसा कि मैं आगे बढ़ने से थोड़ा ये बता देता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मतलब सिनेरियो कितना है। ओवरऑल आप सभी जान रहे हैं कि वर्ल्ड में जितना भी पानी है, ओनली 1% जो अर्थ वाटर इज़ पीने योग्य है, ड्रिंकेबल। ओनली 1% ऑफ आवर अर्थ वाटर इज़ ड्रिंकेबल, और 95% ऑफ दैट वी आर वेस्टिंग। मतलब वर्ल्ड में जितना भी वाटर है उसका 1% ही पीने योग्य है, और उस 1% का 95% हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही विचारणीय बात है ये, तो विचारणीय बात है, और इस पर मंथन की भी आवश्यकता है कि हम वाटर को ही कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाटर को सेव करना है, और उसके बाद हमको वाटर क्वालिटी को सेव करना है। बहुत सारे डाटाज मिलेंगे आपको नेट पे, काफ़ी सारे। तो इस ढंग से टोटल आप जब कंपैरिजन करेंगे तो फाइनली हमारे पास बहुत कम वाटर बच जाता है जो पीने योग्य है। और पीने योग्य वाटर में भी काफ़ी सारे वाटर्स जो हैं वो बहुत सारे स्नो रूप में हैं, बहुत सारे फ्रेश वाटर हैं, बहुत सारे सी वाटर हैं। तो यहाँ मैंने एक सिनेरियो दिया है, तो वो सिनेरियो आप देख सकते हैं। तो आइए अब कुछ ग्लोबल फैक्ट्स जान लेते हैं वाटर क्वालिटी के बारे में। तो आपको पता है कि 2 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड 2.9 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन। हर एक बच्चा, अ चाइल्ड डाइज एवरी 8 सेकेंड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर contaminations. Contaminated water, 80% of all illness and death in developing world due to contaminated water. मतलब बहुत ही भयावह स्थिति है कि हम अभी तक इतने दिनों होने के बाद भी हम लोगों को सुरक्षित पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये अनुमान है कि 2025 तक 40% ऑफ द वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन रहेगा, और इसे आप बोल सकते हैं कि अबाउट 3 बिलियन पीपल will live in the countries where it is difficult or impossible to get enough water to satisfy basic needs. वाटर क्वालिटी का तो प्रॉब्लम है ही है, साथ साथ में 2025 तक जो 3 बिलियन पीपल तक जितनी वाटर, पीने योग्य वाटर की आवश्यकता होगी, हमारे पास उतनी पीने योग्य पानी भी नहीं रह जाएगी। इस ढंग से काफ़ी से कंट्री जो स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत सारे कंट्री ग्रीन में हैं, अभी स्ट्रेस में बढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हो गए हैं। अभी सभी डायरिया का नाम सभी जानते हैं कि ये वाटर बोर्न डिजीज़ है। तो डायरिया इज द सेकेंड हाईएस्ट सिंगल कॉजेज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी आफ्टर निमोनिया। निमोनिया के बाद डायरिया ही एक ऐसा बीमारी है, डायरिया ऐसा बीमारी है कि
सबसे सेकेंड हाईएस्ट बीमारी है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। और डायरिया किसके कारण से हो रहा है? ड्रिंकिंग साफ स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण। तो ग्लोबली ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि 130 मिलियन पीपल आर नाउ एस्टिमेटेड टू बी पोटेंशियली एक्सपोज टू आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। आर्सेनिक सभी आप जानते हैं कि आर्सेनिक जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर करता है वाटर। एट कंसंट्रेशन अबव द WHO गाइडलाइन वैल्यू ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो ग्लोबली ओवर 130 मिलियन पीपल आर्सेनिक से भी अफेक्ट हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि वाटर क्वालिटी रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट इन इंडिया के बारे में अब देखते हैं। हम लोगों ने एक बार वर्ल्ड का सिनेरियो देख लिया, अब इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। तो इंडिया के सिनेरियो में बोला जाए तो 30% जो रूरल एंड 90% अर्बन पॉपुलेशन गेट ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर। सोचिए, मतलब 30% ऑफ रूरल, ओनली 30%, व्हाट अबाउट 70%? और 90% अर्बन पॉपुलेशन गेट ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर। 300 मिलियन एपिसोड्स ऑफ एक्यूट डायरिया एवरी ईयर। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर रिलेटेड। इसी ढंग से 62 मिलियन पीपल इन 17 स्टेट, मतलब 200 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा इन इंडिया आर अफेक्टेड बाई द वेरियस लेवल ऑफ फ्लोराइड। इंडिया में बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे राजामुंद्री हो गया आंध्र प्रदेश का, बिहार का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो आर्सेनिक फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया हैं। अब फ्लोराइड ज़्यादा है या कम है तो दोनों हानिकारक होता है, उससे फ्लोरोसिस हो जाती है। हम देखेंगे फ्लोराइड का इम्पोर्टेंस भी आगे देखेंगे। इसी ढंग से एक स्टडी बाय वर्ल्ड बैंक एंड अदर एस्टिमेटेड इम्पैक्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट सैनिटेशन at 2.44 trillion per year, equivalent to 6.4% of India का GDP in the 2006 और rest 2180% per year। अब आइए देख लेते हैं कि वर्ल्ड में कुछ स्ट्रेस कहाँ हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक कलर में मैंने किया हुआ है, जो भी रेड जो पोर्शन वर्ल्ड का दिख रहा है, जैसे ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री में भी काफ़ी सारे एरिया हैं, तो ये एक्सट्रीम स्कैरसिटी में आ रहे हैं। इस ढंग से आप कलर कोड के अनुसार में कौन से एक्सट्रीम आ रहे हैं, कौन से स्कैरसिटी में आ रहे हैं, कौन से स्ट्रेस में आ रहे हैं, कहाँ एडिक्वेट है, कहाँ एबंडेंट है, कहाँ सरप्लस वाटर है और कहाँ का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमारा इंडिया जो येलो रेंज में आ रहा है, येलो का मतलब हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस में चल रहे हैं, मतलब हमें वाटर की क्वांटिटी को भी सेव करनी है क्वालिटी के साथ में। अब आइए, अब तो पॉल्यूशन की बात हो गई। अब सोचने वाली बात है कि ये पॉल्यूशंस आता कहाँ से है। तो पॉल्यूशन दो सोर्सेस से आता है, एक को बोलते हैं पॉइंट सोर्सेस और दूसरे को बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस क्या होते हैं? पॉइंट सोर्सेस का मतलब है कि वैसे कोई फिक्स फैक्ट्रीज, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉइंट सोर्सेस के एग्जांपल, कोई फिक्स फैक्ट्रीज है, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ से पाइपिंग के थ्रू इसके जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सीधा हमारे ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर में डायरेक्ट आके मिल जाते हैं। तो इस ढंग के जो पॉल्यूशंस आते हैं वो पॉइंट सोर्सेस में आते हैं। और नॉन पॉइंट्स जो पॉल्यूशंस होते हैं वो कहीं भी अर्बन स्ट्रीट से आ सकता है, सबअर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, कहीं पर क्रॉप लैंड है, कहीं एनिमल फीड कोर्ट है। तो एनिमल फीड कोर्ट है, वहाँ रेनी सीजन में होते हैं, रेनी सीजन से सारा वाटर मिलके फाइनली हमारा सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर में कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है। दैट इज़ नोन एज नॉन पॉइंट सोर्सेस पॉल्यूशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पॉल्यूशन दो टाइप से आ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा पॉइंट सोर्सेस पॉल्यूशन, सेकेंड है हमारा नॉन पॉइंट सॉल्यूशंस।
इसी ढंग से आप देख रहे हैं कि यहाँ सरफेस वाटर के लिए जो थ्रेट है वो माइनिंग एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, एग्रोकेमिकल्स में है, काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं और बहुत सारे पेस्टिसाइड जो वेजिटेबल्स पे होते हैं इवन वो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। बहुत सारे पैथोजेनिक कंटामिनेशन होता है और एक होता है यूट्रोफिकेशंस। यूट्रोफिकेशंस भी काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बारे में आइए थोड़ा डिस्कस कर देते हैं हम लोग कि यूट्रोफिकेशन है क्या। यूट्रोफिकेशंस ऐसा होता है कि कभी कभी कोई इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ से कोई उसका वेस्ट वाटर निकल के नियर बाई रिवर सिस्टम में चला जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, तो जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसके कारण से वहाँ एल्गी वगैरह ग्रो कर जाते हैं। तो जब एल्गी ग्रो करते हैं तो उसको ज़िंदा रहने के लिए जब तक उसको फूड मिलता रहता है तब तक तो वो पूरा ग्रो करता रहता है, लेकिन वो ग्रो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि पूरे वाटर में पूरा ऊपर से फैल जाता है। वाटर में फैलने के बाद वाटर में जितने भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है या अपने भोजन में उपयोग कर लेता है। तो उसको उपयोग करने के बाद जो वहाँ का वाटर का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होना चाहिए, जो एक्वाटिक लाइफ के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की और उसमें सनलाइट ऊपर से कवर रहने के कारण सनलाइट भी नहीं मिल पाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे वाटर में डीओ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। और जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे एक्वाटिक लाइफ पे होगा, सारे जलीय प्राणी मर जाएंगे। तो इस ढंग से यूट्रोफिकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा कि यूट्रोफिकेशंस कहते किसको हैं। अब नेक्स्ट आइए वाटर क्वालिटी का थ्रेट्स ग्राउंड वाटर में क्या है। तो ग्राउंड वाटर में काफ़ी सारे जियोजेनिक कंटामिनेशंस होते हैं, अर्बन वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं और एग्रीकल्चर पॉल्यूशंस होते हैं। ये ग्राउंड वाटर में जाके थ्रेट कर रहे हैं। इवन आजकल देखा गया है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो किसी डिपार्टमेंट को पता न चले, वो डायरेक्ट क्या करती है कि अपने इंडस्ट्रीज से ही ग्राउंड वाटर में ही पाइप एक डाल के और अपना वेस्टेज को डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में भी मिला रही है। तो इस ढंग से आज के समय में हमारा ग्राउंड वाटर भी सेफ नहीं रह गया है। आइए वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। तो वाटर क्वालिटी असेसमेंट, इसके लिए वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। तो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1996 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसके लिए हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट आया था इसमें। तो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट आया था क्योंकि हो गई क्या रही थी, एक ही काम को इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट कर रहे थे, एक वर्क का डुप्लीकेशंस हो रहा था, हर एक का डाटा अलग अलग था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे। तो सारे को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक एसओपी के थ्रू काम करना, यही हमारा मेन उद्देश्य था। और जिस भी विधि से, जिस भी मेथड से हम काम कर रहे हैं, सभी में एक रूपता रहे, सभी की डाटा एक जैसी हो और हमारे पास क्वालिटी ऑफ आउटपुट आए, ताकि हम किसी भी फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि वहाँ का वाटर क्वालिटी ऐसा है। तो इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स रहे हैं, जैसे जो सेक्रेटरी थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के थे, एडिशनल सेक्रेटरी एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे उसके मेंबर थे। इस ढंग से इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वाटर से रिलेटेड हैं, हमारा मेंबर आरएम, जो सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो मेंबर आरएम जो हमारे रिवर मैनेजमेंट के होते हैं, वो सेंट्रल वाटर कमीशन भी इसके वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी के एक मेंबर थे। तो इस ढंग से सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के एक असेसमेंट अथॉरिटी बनाई गई। ये अथॉरिटी है जो सारे डिपार्टमेंट को मिला के बनाई गई और वो सारे को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम कर रही है। अब आपको सबको पता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जीवन के लिए ही वाटर बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुड और एडिक्वेट वाटर इज एसेंशियल फॉर द कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ। तो अब आइए हम देखते हैं कि हम वाटर क्वालिटी एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो
सबसे पहले टू बिल्ड अप एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, थस एनेबलिंग पॉल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट टू जज, कि टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड डाटा अगेंस्ट विच फ्यूचर चेंजेस कैन बी एसेस। तो हमारे पास रेगुलर वाटर क्वालिटी असेसमेंट करते रहते हैं, तो एक पूरा डाटा रहता है, तो डाटा के अनुसार पे हम उसका एक ट्रेंड डिटेक्ट कर लेते हैं कि इतने 10 साल में इतना चेंजेस हुआ है, तो आगे 10 साल में क्या चेंजेस होगा और मुझे क्या प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इस ढंग से मुझे ट्रेंड का भी पता चल जाता है। टू प्रोवाइड वार्निंग ऑफ पोटेंशियली डिलीटेरियस चेंजेस, और यदि जो उसमें कुछ ज़्यादा हार्मफुल है तो हम आगे वार्न भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे जीवनें बच सकती है। इस ढंग से रेगुलर मॉनिटरिंग हम वाटर क्वालिटी का करते रहते हैं, और काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इस पे काम कर रही है। टू प्रिसली करेक्टराइज इन इन्फ्लुएंट ऑफ वाटर बॉडी, पॉसिबली टू इनेबलिंग क्लासिफिकेशन टू बी कैरी आउट, टू इन्वेस्टिगेट पॉल्यूशन, और वाटर क्वालिटी का असेसमेंट भी हम लोग करते हैं कि उसमें कितना लेवल का पॉल्यूशन है। जब तक मुझे पता नहीं रहेगा कि क्या लेवल का पॉल्यूशन है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। या मान लिया किसी रिवर का मुझे वाटर को ड्रिंकिंग के पर्पज़ से यूज़ करना है, तो उसमें किस किस पैरामीटर कितना ज़्यादा है और किस लेवल की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वाटर इस लेवल का है और उस लेवल से मुझे उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इस ढंग से वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग्स ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग है तो इसके लिए एक साइकिल होता है। आप गए डायरेक्ट एनालिसिस कर लिए, ऐसा नहीं होता है, वो एक सिस्टम के थ्रू जाता है, जो सिस्टम का चेंज होता है। तो सबसे पहला है इसमें वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन नीड्स होगा। कि इन्फॉर्मेशन नीड्स का मतलब है कि मुझे वो वाटर क्वालिटी जो चेक करनी है वो क्यों करनी है, वाटर क्वालिटी चेक आवश्यकता क्यों है वाटर क्वालिटी चेक करने की। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन उसकी, इसके लिए इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। पर्पस तो पता चल गया कि मुझे इन्फॉर्मेशन नीड्स होना चाहिए। अब मॉनिटरिंग की जब इस पर्पस से यूटिलाइज करना है तो उसकी मॉनिटरिंग की स्ट्रैटेजी का प्लानिंग करेंगे। उसके लिए फिर हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। नेटवर्क डिज़ाइन करने के बाद उसका सैंपल कलेक्शन की बात आती है। तो सैंपल कलेक्शन तो किस पैरामीटर के लिए करना है, उसका सैंपल कलेक्शन कैसे करना है, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, उसको किस वेसल्स में या किस इक्विपमेंट के सहारे उसको सैंपल कलेक्शन करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं। अब सैंपल कलेक्शन होके ट्रांसपोर्टेशन होके लेबोरेटरी में आ जाती है। तो अब लेबोरेटरी में मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ। एनालाइज करने के बाद फिर उस डाटे का हैंडलिंग कैसे करना है, डाटा को हैंडलिंग करने के बाद डाटा को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद हम सारा काम कर लिए, लेकिन रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं किए, क्योंकि आप एक डाटा के रूप में 5, 10, 11, 12 किसी को देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इसकी रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्टिंग आप कैसे करते हैं, आप उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लीजिए। ग्राफिकल रहने से ज़्यादा वो समझ में आएगा और विजुअली पता चल जाएगा कि ये पैरामीटर इतना चेंजेज हो रहा है। अब उसका इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये पूरा एक सर्कल होता है वाटर मैनेजमेंट का। तो वाटर मैनेजमेंट में मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की नीड्स होती है, मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी देख लिया हम लोगों ने, नेटवर्क डिज़ाइन देख लिया, सैम्पलिंग का कलेक्शन देखेंगे और करते हैं उसमें, फिर लेबोरेटरी एनालिसिस करते हैं, डाटा हैंडलिंग आता है, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है और उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन। अब आइए ऑब्जेक्टिव फॉर वाटर क्वालिटी असेसमेंट देखते हैं। तो मॉनिटरिंग जो होती है, एक्चुअली जो भी साइट्स होते हैं, साइट्स हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। एक बेसलाइन साइट्स होते हैं, ट्रेंड साइट्स होते हैं और फ्लक्स साइट होते हैं। तो मॉनिटरिंग बेस लाइन्स का मतलब क्या होता है कि जब भी वाटर क्वालिटी में वैसा वाटर सैंपल, जैसे जहाँ की क्वालिटी को हम उसका बेस मान सकते हैं, जहाँ से वो
निकला है, ओरिजिन हुई है उस सिस्टम की, तो वहाँ पर उसका क्वालिटी बेस होता है, तो वहाँ हम उसको बेसलाइन मान सकते हैं। और जैसे ही होता है वो अर्बन एरिया में आता है तो उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ कॉन्टामिनेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक निश्चित वेरिएशन में क्या चेंजेस आ रहा है तो उसको हम ट्रेंड स्टेशन मांग लेते हैं। और फिर जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ आगे पीछे कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कहीं इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पर यदि जो कोई सैंपल कलेक्शन करके हम उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वो फ्लक्स स्टेशन आता है। तो ओवरऑल एक्चुअली बेस लाइन, ट्रेंड और फ्लक्स इसलिए बनाया गया है ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। बेस लाइन का मोस्ट ऑफ द होता है कि आप 2 या 3 मंथ में एक बार सैंपल कलेक्ट करते हैं, ट्रेंड में आपको मंथली सैंपल कलेक्ट करना है, और फ्लक्स स्टेशन में क्या होता है कि वो कैसी आवश्यकता है उसके मंथ में हम 3 बार भी सैंपल कलेक्शन करके एनालाइज कर सकते हैं और मंथ में 2 बार भी सैंपल कलेक्शन करके एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉनिटरिंग का पार्ट आ जाता है। अभी एक सर्वेलेंस भी हम इसमें करते हैं और सर्वे भी करते हैं। तो सर्वेलेंस जो करते हैं वो स्पेसिफिक किसी वाटर किसके लिए फिट है, उस वाटर का पोल्यूशन लेवल कितना है, बस वो चेक करने के लिए हम उस वाटर का सर्वेलेंस कर लेते हैं। इवन हम रेगुलर काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए उसको क्लासिफाई भी करते हैं और उसके मैनेजमेंट एंड रिसर्च रिपोर्ट भी उसकी बनाते रहते हैं। अब ये इसके प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट नोटिफिकेशंस SO 2151 न्यू दिल्ली 17 जून 2005 में आया था, और इसके लिए फिर वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी इन अक्टूबर 2004 टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर इशूइंग डायरेक्शन and for taking measure with respect to matters referred to in clauses 9, 11, 12, 13 of subsection 2 of section 3 of the said act and to standardize method for water quality monitoring। मतलब ओवरऑल ये जो असेसमेंट अथॉरिटी बनी थी एक सभी को सारे एक प्लेटफॉर्म के एक SOP जारी की और उसके तहत ही सारे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्टेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसलाइन स्टेशंस होते हैं, ट्रेंड स्टेशंस होते हैं और फ्लक्स स्टेशंस होते हैं। एक्चुअली ये जो डिवाइड किया गया है वो मॉनिटरिंग और सैंपल कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब आइए बेस लाइन में हम कौन कौन सा करते हैं। तो बेस लाइन में भी लगभग जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जनरल पैरामीटर्स, न्यूट्रिएंट जितने होते हैं, डिमांड वाले पैरामीटर जैसे BOD, COD, मेजर्स आयन हो जो होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, अदर इनऑर्गेनिक्स करते हैं। तो इस ढंग से हम सारे बेसलाइन पे इतने पैरामीटर को एनालाइज करते हैं। इस ढंग से ट्रेंड में भी सेम उतने पैरामीटर भी एनालाइज करते हैं, पेस्टिसाइड भी एनालाइज करते हैं, प्री मानसून में भी करते हैं। ये एवरी मंथ में ये सैंपल कलेक्ट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आइए सैंपल कंटेनर क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप कहीं का भी सैंपल ले रहे हैं लेकिन उसके कंटेनर क्या होना चाहिए और उसमें प्रिजर्वेशन कैसा करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। और ख़ासकर साइट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ से वाटर सैंपल कलेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यदि जो मुझे जनरल पैरामीटर मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैटायन, एनायंस हमको एनालाइज करना है, तो जब भी आप कंटेनर का यूज़ करें तो वो ग्लास का कंटेनर होना चाहिए या पॉलीइथिलीन का कंटेनर होना चाहिए। और प्रिजर्वेशन जो है उसको आइस बॉक्स में करना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड डार्क में करना है। इसी ढंग से यदि जो हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो ग्लास में कर सकते हैं, पॉलीइथिलीन में कर सकते हैं, और 4 डिग्री टेम्परेचर रखना है इसका, ट्रांसपोर्टेशन 4 to 8 डिग्री टेम्परेचर में, और डार्क रखना है। और यदि जो हम COD, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए भी ग्लास और पॉलीइथिलीन करना है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रिजर्वेशन क्या करना है हमको, इसको थोड़ा जो pH है वो pH जो वैल्यू 2 से ज़्यादा रखना है, थोड़ा H2SO4 डाल देना है उसमें। आप कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो इसको भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, डार्क में करना है, और ग्लास करना है, पॉलीइथिलीन करना है। लेकिन ये दोनों स्टरलाइज होना चाहिए। यदि जो स्टरलाइज नहीं होगा तो उसमें ऑलरेडी पहले से कॉलीफॉर्म्स रहेंगे और जो मेरा एस्टिमेशंस होगा वो सही नहीं होगा। इसी ढंग से DO के लिए, फ्लोराइड के लिए, फॉस्फेट के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, टॉक्सिक मेटल के लिए ये कंटेनर यूज़ करना है और ये प्रिजर्वेशन का यूज़ करना है।
और सैंपल शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी विद इन 24 आवर। विद इन द सैंपल कलेक्शंस और हमारे लैब तक पहुंचने तक में 24 घंटे के अंदर ये सैंपल्स आ जाना चाहिए। एक चीज़ यहाँ मैं आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे में कि डीओ जो है ना, जैसे फिक्सिंग की डार्क मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, जैसे बीओडी के लिए मैं डार्क लिख रहा हूँ, डीओ के लिए डार्क लिख रहा हूँ, तो डार्क क्यों करना है, ये सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो यहाँ थोड़ा ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो उसको एज सुन एज डार्क करना होता है, क्योंकि नहीं तो फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट होगी तो सभी को हमको सनलाइट से, सब जैसे सनलाइट पड़ेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। और जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होता है, और ऑक्सीजन रिलीज़ होगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, और हम यही टेस्ट करने जा रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन कितना है। इसलिए जैसे ही सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसको डार्क में कर देते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सैंपल आइडेंटिफिकेशन फॉर्म होता है। जैसे ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ये इसमें फिल करना पड़ता है। जैसे ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्व कौन कर रहा है, डेट और टाइम क्या था, पैरामीटर किस किस पैरामीटर के लिए ने आपने सैंपल कलेक्ट किया है, कौन सा कंटेनर आपने यूज़ किया, प्रिजर्वेशन इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं आप, ट्रीटमेंट आपने क्या किया है, सोर्सेस ऑफ सैंपल क्या है। जैसे वाटर है तो हमारा रिवर, सेंट्रल वाटर कमीशन में रिवर वाटर होता है, तो ये रिवर वाटर पे क्लिक करेंगे, कौन सा ले रहे हैं, लेफ्ट बैंक में ले रहे हैं, राइट बैंक में ले रहे हैं, अप्रोच क्या था आपका, वेडिंग था, बोट था, ब्रिज था, कौन सा मीडियम आप ले रहे हैं, मैट्रिक्स कैसा था। इस ढंग से टोटल आपको सैंपल का इंफॉर्मेशंस इसमें फिल करना है साइट पे, और वो साइट पे फिल करके आपको जहाँ भी कंसर्न आपका डिविजनल लेबोरेटरी है, जहाँ भी लेवल 2 लैब है, लेवल 3 लैब है, आपको ये फॉर्म के साथ में वहाँ सैंपल ले जाना है। टेम्परेचर आपको वहाँ देखना है। आपके यहाँ इन सिटू पैरामीटर 6 पैरामीटर आपके साइट पे होता है, तो वहाँ आपको पीएच एनालिसिस करनी है, तो यहाँ पीएच एनालिसिस कर लेंगे, यहाँ लिख दीजिए ईसी कर लीजिए, डीओ कर लीजिए। ऑर्डर उसका कैसा है, तो यहाँ ऑर्डर आप देख सकते, जैसे ऑर्डर फ्री, रॉटन एग, बंट शुगर, सॉपी फिश, इसका जो भी कोड है आप यहाँ कोड लिख सकते हैं। कलर कोड कैसा है, ये कलर आप देख सकते हैं। और कलर के संबंध में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कलर कभी भी डायरेक्ट जाके रिवर में मत देखिए। कलर जब भी देखना हो आपको, क्योंकि जो अगल बगल ट्रीज़ होते हैं उसका शैडो आता रहता है, जिससे रिवर ग्रीनिश दिखता है। तो जब भी आप कलर देखिए तो कलर देखते समय आप क्या कीजिए, एक बॉटल ले लीजिए, ग्लास का बॉटल का, ग्लास में वो सैंपल कलेक्ट कर लीजिए और उस बॉटल में कलर देखिए, तो उसमें आपको क्लियर कलर समझ में आएगा। तो इस ढंग से पूरा ये फॉर्म आपको फिलअप करना है और लेबोरेटरी ले जानी है। लेबोरेटरी आने के बाद जो लैब में फिर इस ढंग से डेट एंड टाइम, किस समय लैब में रिसीव हुआ, टाइम ऑफ कलेक्शन कौन था, किस स्टेशन का कलेक्ट हुआ, किस प्रोजेक्ट के तहत कलर हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन लैब में आपके आने के बाद एंट्री होगी। अब आइए देखते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन इस पे कैसे काम कर रहा है। तो हमारा काफ़ी लार्ज नेटवर्क है इस पे। तो यहाँ पर मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन में हमारा जो है लगभग 3 टायर लेबोरेटरी है हमारे पास। एक लेवल 1 लेबोरेटरी, एक लेवल 2 लेबोरेटरी और लेवल 3 लेबोरेटरी। तो लेवल 1 लेबोरेटरी जो आपके साइट पे होती है, जहाँ पर सैंपल कलेक्शंस होता है, तो वहाँ पर जो लेवल 1 लेबोरेटरी है वहाँ 6 पैरामीटर एनालाइज करते हैं हम लोग। 6 पैरामीटर में कौन कौन सा करते हैं, एक पीएच करते हैं, ईसी करते हैं, डीओ करते हैं, कलर करते हैं, ऑर्डर करते हैं और टेम्परेचर करते हैं। दैट इज़ नॉन एज इन सिटू पैरामीटर। इन सिटू पैरामीटर मतलब ये तुरंत चेक नहीं करेंगे तो ये वेरी कर जाएंगे। तो इस ढंग से आपका ये 6 पैरामीटर लेवल 1 लेबोरेटरी जो साइट पे है वहाँ टेस्टिंग हो जाती है। फिर अच्छे से कंटेनर में 4 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इसका विद इन 24 आवर लेवल 2 या कंसर्न आपका डिविजनल लैब में सैंपल्स को दे देते हैं। अब ये सैंपल लेवल 2 लेबोरेटरी में आ जाती है। तो लेवल 2 लेबोरेटरी में आने के बाद में फिर हम वहाँ क्या करते हैं, 25 पैरामीटर्स करते हैं। 25 पैरामीटर में जितने भी कैटायंस एनायंस होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं,
केमिकल पैरामीटर्स होते हैं और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में टोटल क्वालिफॉर्म और फीकल क्वालिफॉर्म्स, ये सारा लेवल 2 लेबोरेटरी में एनालाइज करते हैं। फिर ये सैंपल लेवल 3 लैब में चला जाता है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं और ट्रेस एंड टॉक्सिक करते हैं। तो इस ढंग से हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन में 3 टाइप्स के लेबोरेटरी हैं, जहाँ अलग अलग पैरामीटर का एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि लेवल लेबोरेटरी में इतने पैरामीटर्स हम लोग लेवल 1 लेबोरेटरी में करते हैं। इस ढंग से गाइडलाइन भी है कि वाटर यदि जो इसकी ये पैरामीटर इतना रहेगा तो एक्सेलेंट में आएगा, गुड में है, बैड में है, वेरी बैड में है। इस ढंग से आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को टेस्ट भी कर सकते हैं। अब आइए देखिए फिजिकल मैंने 3 पैरामीटर का डिस्कस किया था कि फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में वही सब जो आप इन सिटू पैरामीटर्स होते हैं वो फिजिकल पैरामीटर्स में आ जाते हैं। केमिकल में जो कैटायंस, एनाइंस, ये जो पैरामीटर यहाँ मेंशन है वो केमिकल पैरामीटर्स में आ गए। और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में ये टोटल क्वालिफॉर्म्स एंड फीकल क्वालिफॉर्म्स हैं, वो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में आ गए। तो अब आइए जो हम एनालिसिस करते हैं, इस ढंग से वाटर का क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो वाटर को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई में बांटा गया है। तो इस ढंग से जो ड्रिंकिंग के पर्पज़ से होता है, तो आप यहाँ जैसा देख रहे होंगे, एक नंबर जो आपका 6.5 to 8.5, इसका मतलब है पीएच हमारा 6.5 से 8.5 के बीच है, तो वो पीएच वैल्यू आ रहा है। इसी ढंग से 6 और मोर होना चाहिए। 6 और मोर क्या होना चाहिए, यहाँ मेंशन किया हुआ है डीओ। इसी ढंग से 2 और लेस होना चाहिए, तो 2 और लेस क्या होना चाहिए, बीओडी होना चाहिए। तो इस ढंग से ये पैरामीटर से कंपैरिजन करके हम चेक कर सकते हैं कि वो क्लास ए आ रहा है या क्लास बी आ रहा है या क्लास सी या क्लास डी या क्लास ई आ रहा है। और जो क्लास ए में आते हैं तो उसका हम ड्रिंकिंग के पर्पज़ से विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट उसका डिसइंफेक्शन करना है, मतलब क्लोरीनेशन करनी है उसको। यदि जो क्लास बी में आ रहा है वो सैंपल्स, तो क्लास बी वाले को आउटडोर बाथिंग के लिए ऑर्गेनाइज यूज़ कर सकते हैं। इसी ढंग से हम सी में, डी में, ई में उसके लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आइए ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी नॉर्म्स, ये सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर किसके लिए कितना कितना होना चाहिए। ऐसे नेट पे सारा अवेलेबल है, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा स्लाइड डाला है इसमें कि जैसे TDS, ये वेरी कॉमन चीज़ है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। एक्सेप्टेबल जो है इसका 500 मिलीग्राम पर लीटर है। इसी ढंग से फ्लोराइड 1.0 मिलीग्राम होना चाहिए, नाइट्रेट 45, आयरन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, आर्सेनिक 0.01 मिलीग्राम एक्सेप्टेबल है, क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम एक्सेप्टेबल है, मरकरी 0.001 मिलीग्राम एक्सेप्टेबल है। इसी ढंग से बोरोन 0.5 मिलीग्राम एक्सेप्टेबल है। क्वालिफॉर्म्स तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हार्डनेस जो है 300 to 600 होना चाहिए। पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। मैग्नीज आपका 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। कॉपर 2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। लेड 0.01 मिलीग्राम होना चाहिए। इस ढंग से हमारा एक परमिसिबल लिमिट है। और परमिसिबल लिमिट आप जब भी ड्रिंकिंग के पर्पज़ से कोई वाटर यूज़ करते हैं तो एक बार लैब में यदि जो टेस्ट होके वो किस रेंज में है वो चेक कर लेना चाहिए। तो इसी ढंग से मैंने यहाँ भी सारे पैरामीटर्स के लिस्ट हैं जो आपको एक्सेलेंट, डिज़ायरेबल और सी एक्सेप्टेबल के रेंज क्या क्या होते हैं वो नेट पे इजीली अवेलेबल होता है। आप कोई भी स्टैंडर्ड डाल के नेट पे वहाँ पर चेक कर सकते हैं किसके लिए कितना होता है। आइए हम लोगों तो डिस्कस ये कर लिए थे कि CWC में 3 टाइप के लेबोरेटरीज हैं और कितने कितने पैरामीटर हम लोग वहाँ पर एनालाइज करते हैं। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लेवल 1 लैब में ये पैरामीटर करते हैं, लेवल 2 लैब में 25 पैरामीटर्स करते हैं। इसी ढंग से लेवल 3 लैब में एक ट्रेस एंड टॉक्सिक जुड़ जाता है और हमारा पेस्टिसाइड जुड़ जाता है। इस ढंग से CWC में ये 3 टाइप्स के लेबोरेटरी हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ मैंने एक पिक्चर डाल के रखा है, ये एक लेवल 3 लैब का है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा हो, काफ़ी सारे हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ हम लोगों ने ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्लेम फोटोमीटर है। फ्लेम फोटोमीटर से जो हम लोग सोडियम और पोटेशियम का एनालिसिस करते हैं।
यहाँ जो ये टाइट्रेटर है हमारा ऑटोमेटिक टाइट्रेटर, इसी ढंग से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल एस का जो पार्ट है वो डबल एस रखा हुआ है, और ये हमारा जो है UV-VIS है, UV-VIS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस ढंग से काफ़ी सारे हमारे जो सेंट्रल वाटर कमीशन में बहुत सारे साइट्स हैं। अभी तो साइट्स काफ़ी बढ़ गए हैं अभी, और बढ़ाने का प्लानिंग भी चल रहा है। लगभग हम लोग 800 साइट्स बढ़ाने का प्लानिंग चल रही हैं। ये थोड़ा पहले का है ये, तो इसी ढंग से साइट का डेजिग्नेशन होता है GDSQ। यहाँ थोड़ा एक बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए लोग होंगे, कि कोई भी जो साइट्स होती है वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट जो साइट होती है वो G होती है, सेकेंड साइट होती है वो GD होती है, थर्ड जो साइट होती है वो GDS होती है, और फोर्थ जो साइट होती है वो GDSQ। G का मतलब सिर्फ गेज वहाँ टेस्ट होता है, D का मतलब डिस्चार्ज, S का मतलब सेडिमेंट, और Q का मतलब वाटर क्वालिटी। इस ढंग से ये 4 प्रकार की साइट होती है: गेज, डिस्चार्ज, सेडिमेंट एंड वाटर क्वालिटी। यहाँ कुछ मैंने इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हैं कि वाटर क्वालिटी के पर्पज़ से, जैसे ये किट है, किट से कैसे सैंपल्स ले रहे हैं, तो इस ढंग से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये हमारा एक सैंपल कलेक्शंस का मैंने दिखाया है कि यहाँ गए हैं वो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। इस ढंग से सैंपल आपको वेडिंग के थ्रू सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग ने एनालिसिस सैंपल कलेक्शन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, हमारे पास डाटा आ गया, तो अब हमारा आउटकम क्या होता है? तो हम सेंट्रल वाटर कमीशन में क्या करते हैं, पब्लिकेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ईयर बुक पब्लिश करते हैं, और वाटर पब्लिकेशंस वाटर क्वालिटी बुलेटिन जो है एवरी मंथ निकालते हैं। इवन इसका प्रिपरेशन ऑफ स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्टेटस, रिवर का क्या स्टेटस है उसको भी निकालते हैं। ट्रेंड डाटा एनालिसिस करते हैं कि उस रिवर का कितना ट्रेंड हो रहा है एक निश्चित पीरियड के बाद, 13 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, या सीजनल वेरिएशन उसका क्या है, उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करते हैं। और स्पेसिफिक स्टडी भी हम लोग करते हैं, और साथ साथ में हम लोग अभी रिसर्च पेपर भी, जितने भी हमारे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं सारे क्या कर रहे हैं, अभी रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं कि एक निश्चित रिवर पे जो भी जहाँ काम कर रहा हो वहाँ एक रिवर चूज़ करते हैं हम लोग, और उस पर अपना निश्चित पीरियड के लिए सीजनल वेरिएशन हो या किसी सब्जेक्ट पे लेके एक रिसर्च पेपर भी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। अब आइए, डाटा तो हमारे पास आ गया। थोड़ा मैं ई-स्विस का यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको कि ई-स्विस क्या है। ई-स्विस हमारा एक्चुअली सरफेस वाटर डाटा एंट्री सिस्टम का ही ऑनलाइन है ये। तो जहाँ भी ई-स्विस का यूज़ कर रहे हैं, तो ई-स्विस से कोई भी डाटा हम डालने के बाद में हमको एक ही काम को बार बार नहीं करना पड़ रहा है। हम डाटा डाल रहे हैं तो एक कहीं हमको स्पेसिफिक फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो डाटा हमारे इंडिया में कहीं से किसी कोने से कोई भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं जिनको आवश्यकता है वो डाटा वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम वहाँ से हिस्ट्री शीट निकाल सकते हैं, सीजनल समरी निकाल सकते हैं, अपना पूरा हिस्टोरिकल डाटा हमारा स्टोर रहता है, मंथली डाटा स्टोर रहता है। इवन उस बेस पे हम ग्राफ्स निकाल सकते हैं, सीजनल ग्राफ निकाल सकते हैं, और काफ़ी सारे स्टडी में जो ज़रूरत होती है किसी टाइप के रिपोर्ट काफ़ी रेडी रूप में उपलब्ध रहता है, और एक क्लिक के ही थ्रू हम बहुत इजी वे में वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस ढंग से हम वाटर क्वालिटी में हमारा जो सरफेस वाटर के लिए वाटर क्वालिटी डाटा का मैनेजमेंट का एक अलग उसमें पार्ट होता है, और जाके हम लोग सारा डाटा इस में और स्वदेश में डालते हैं। तो आई थिंक जो भी मैंने बताया होगा समझाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन यदि जो आपको इसमें भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जैसा कि मैं मेरा मेल आईडी है sra@gmail.com, तो आप इसमें मुझे मेल कर सकते हैं, और जितने भी आपकी क्वेरीज़ होंगी मैं प्रयास करूँगा कि हर एक का क्वेरी का मैं जवाब दूँ। और लास्ट में यही बोलूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।